नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 27 मार्च 2024 की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं विस्तार में। सबसे पहले अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य की जो 5 झीलें हैं इनको अति संवेदनशील झील के रूप में जो है नामित किया गया है और इनके संरक्षण के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जो है कार्य किए जाने की मुहिम जारी की गई है। साथ में हम लोग बात करेंगे टनकपुर चंपावत में लगने वाले पूर्णागिरि मेले के बारे में, जिसकी शुरुआत कल से जो है हो चुकी है। इसके अलावा बात करेंगे चिपको आंदोलन की स्वर्ण जयंती या 50वीं जो वर्षगांठ है इसके बारे में, जिसके चलते चिपको आंदोलन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। बाद में इसकी बात करेंगे हम लोग भारत की वृद्धि दर जो है अब ये बढ़कर 6.8% के आसपास में होने वाली है। ये यहाँ पर जो है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर जो कंपनी है इसके द्वारा जो है ये आंकड़ा जारी किया गया है। साथ में LIC लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है LIC, ये दुनिया की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन चुकी है। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ में अभी अमेरिका के बाल्टीमोर में जहाज जो है फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज जो है, यहाँ पर जो है एक जहाज जो है ये फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज से जो है टकरा चुका है और इसके बाद जो है काफ़ी वहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऐतिहासिक ब्रिज है उसको क्षति मिली है। और साथ में वहाँ पर कुछ जो है कार के डूबने की, कुछ लोगों के जो है लापता होने की भी वहाँ पर बात चली है। और हाँ, अमित शाह जी ने अभी एक स्टेटमेंट के दौरान जो है ये कहा है कि जम्मू और कश्मीर में जो अप्सपा एक्ट था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल जो एक्ट है, इस एक्ट को जो है वापस लिया जाएगा या इसको हटाने की मांग की गई है। तो कुल मिलाकर ये जो सभी न्यूज़ हैं इस पर हम लोग जो है विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़, दैट इज आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड की जो 5 झीलें हैं इनको अति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में या झीलों के रूप में शामिल किया गया है। देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में जो है आप लोगों से डिस्कशन किया था कि उत्तराखंड जो है ये अर्ली जो चेतावनी है, यानी कि जो कह सकते हैं पूर्व चेतावनी प्रणाली या अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इसके अंतर्गत लगातार कार्य कर रहा है उत्तराखंड राज्य सरकार। और इसी के भीतर जो आपदा है, इस आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य में जो है 5 ऐसे हिमनद झीलें हैं, यानी कि ऐसे ग्लेशियल लेक्स हैं जो कि जो है अति संवेदनशील, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वह प्रदेश जिसमें आपदाओं का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको अति संवेदनशील क्षेत्र कह देंगे। और ऐसे अति संवेदनशील जो क्षेत्र है इनके लिए क्या करना है, वहां पर प्रिवेंशन के लिए कह लीजिए या जो है पूर्व रोकथाम के लिए वहां पर जो है कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए ये न्यूज़ जो है चर्चा का विषय बन जाती है। हिमालयी राज्यों में आपदा की दृष्टि से जो है खतरनाक जो हिमनद झीलें हैं इनके संभावित क्षति के न्यूनीकरण को लेकर, यानी कि रिडक्शन करना है, वहां पर जो क्षति होने वाली है उसके रिडक्शन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है लगातार कार्य कर रहा है, सतर्क हो चुका है। इसीलिए जो हिमालयी राज्य हैं इनमें कुल मिलाकर 188 ऐसी हिमनद झीलें हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है अति संवेदनशील झील के रूप में, जिनमें अकेले अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के भीतर 13 ऐसी झीलें हैं, 13 ऐसे लेक्स हैं जिनको जो है शामिल किया गया है अति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में। इनमें जो है 5 को जो है जोखिम की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में, और जबकि कुल मिलाकर जो हिमनद हैं उनमें 13, और अति की बात करें इसमें तो वो जो है 5 झीलें यहाँ पे शामिल की गई हैं। पहले चरण में ये जो ग्लेशियल लेक्स हैं, ये जो हिमनद झीलें हैं, इन हिमनद झीलों का जो है क्या किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा। और सर्वेक्षण के बाद जो आपदा न्यूनीकरण है, आपदा न्यूनीकरण के राहत कार्यों के लिए जो है यहाँ पर कार्य करवाया जाएगा। ये इसकी पहली जो है प्रमुख न्यूज रहती है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो सचिव राधा रतूड़ी जी, उत्तराखंड की जो मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी जी, और डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा जो कि आपदा प्रबंधन सचिव के रूप में उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं, इनका मानना यह है, इनके अनुसार इनका कहना यह है कि रिस्क फैक्टर के आधार पर उत्तराखंड की जो 13 झीलें हैं इनको 3 श्रेणियों में जो है बांटा गया है। श्रेणी ए की बात करें तो श्रेणी ए में जो है चमोली जिले की जो है एक, पिथौरागढ़ जिले की जो है 4 झीलों को शामिल किया गया है, तो ये जो है श्रेणी ए में आ जाता है। इसके अलावा हम लोग श्रेणी बी की बात करें तो श्रेणी बी में जो है एक जो झीलें हैं वो चमोली और टिहरी राज्य से, टिहरी जनपद जो है यहाँ से शामिल की गई हैं, और वहीं जो 2 झीलें हैं वो पिथौरागढ़ राज्य से वर्ग या बी जो श्रेणी है इसमें शामिल की गई हैं। तो श्रेणी 1 में जहां 5 झीलें हैं, वहीं श्रेणी 2 में अगर हम लोग बात करें तो जो है 2 यहाँ से और जो है 2 यहाँ से, यानी कि 4 झीलों को शामिल किया गया है। और इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो जो 4 हिमनद झीलें हैं उनको श्रेणी सी जो है श्रेणी सी में रखा गया है। और इस पूरे अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड स्टेट में, तो इन्हें झीलों के संरक्षण के लिए जो सर्वेक्षण किया जाएगा उसमें जो है NIH रुड़की, GSI लखनऊ, IIRS देहरादून, USDMA व ULMMC की टीम जो है ये संयुक्त रूप से जो है 2 हिमनद झीलों का जो है अध्ययन करेगी, और वहीं जो दूसरी टीम होगी सर्वे की वो जो है 3 झीलों के संबंध में जो है सर्वेक्षण का काम करेगी।
इस टीम में सीडेक पुणे, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी यानी कि देहरादून उत्तराखंड, IIRS देहरादून, USDM और जो है ULMMC के जो है विशेषज्ञ शामिल हैं, जो कि इन पूरे जो है झीलों के आपदा न्यूनीकरण को लेकर, रिस्क रिडक्शन को लेकर जो है यहाँ पर कार्य करने वाला है। तो ये न्यूज़ जो है इसलिए चर्चा में रह जाती है। साथ में अगर हम लोग थोड़ा उत्तराखंड के ट्रेडिशनल पार्ट को लेकर चलें, आपके रिवीजन वाले पार्ट को लेकर चलें, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड में प्रमुख झीलें। आप जानते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में जो प्रमुख झीलें हैं उसमें कुछ झीलें कुमाऊं मंडल में हैं, कुछ झीलें जो हैं गढ़वाल मंडल में शामिल है। अगर सबसे पहले हम लोग जो है कुमाऊं मंडल की झीलों के विस्तार में बात करें तो जैसे नैनीताल जो है, यहाँ पर नैनीताल में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जिसको जाना जाता है, तो नैनीताल जो है झील है। इसके अलावा भीमताल, नैनीताल जो है त्रिभुजाकार है और इसके बीच में एक द्वीप है जिसमें पानी जो है गहरा, और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जो ताल है वो इसमें शामिल हो जाता है। नौकुचिया ताल जो यानी कि 9 कोनों वाला जो ताल है, ये भी नैनीताल में शामिल है। जैसे भीमताल नैनीताल में और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, जस्ट लाइक दैट जो नौकुचिया ताल है ये भी जो है नैनीताल में है और 9 कोनों वाले ताल के रूप में इसको जाना जाता है। 7 ताल की बात करें तो नैनीताल में जो है ये एक और ताल आता है जिसको जो है छोटे छोटे कई तालों के समूह के रूप में जाना जाता है, और इसकी आकृति जो है वो अश्वखुर की तरह यानी कि ऑक्सबो लीक की तरह जो है ये नजर आता है। इसी में जो है गरुड़ ताल, राम लक्ष्मण सीता ताल तथा 5 कोनों वाला जो है नल दमयंती ताल भी जो है शामिल है 7 तालों के भीतर। खुरपा ताल की बात करें तो ये भी नैनीताल में है और यहाँ का जल जो है वो गहरे हरे रंग का जो है हमें नजर आता है। सूखा ताल, मलबा ताल, सडिया ताल, हरीश ताल, ये जो सारे ताल हैं ये है नैनीताल में। वहीं गिरिताल की बात करें और द्रोण ताल की बात करें तो ये उधम सिंह नगर में काशीपुर के पास में मौजूद है। सुरकंडा ताल बागेश्वर में, तड़ाक ताल जो है अल्मोड़ा में, और श्यामला ताल जो है वो चंपावत, श्याम रंग का जल इसमें होता है जो है। इसी के किनारे पर विवेकानंद आश्रम भी मौजूद है, तो ये श्यामला ताल जो है ये चंपावत में मौजूद है। वहीं झिलमिल ताल की बात करें तो ये चंपावत जो है टनकपुर के पास में जो है एक झील आती है जिसमें जो है शामिल हो जाएगा, दैट इज झिलमिल ताल। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण हो जाता है कुमाऊं मंडल की जो प्रमुख झीलें हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें तो गढ़वाल मंडल में जो प्रमुख झीलें आती हैं इसमें सबसे पहले आता है सहस्त्रताल, जो कि टिहरी गढ़वाल में जो है थाती के पास में एक जगह पड़ती है। इसके अलावा यमताल जो है महासर ताल, ये सहस्त्रताल के पास में ही पड़ते हैं। बासुकी ताल जो है टिहरी गढ़वाल में, ये केदारनाथ के पश्चिम टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में जो स्थित है, और इसमें जो है यहाँ का जल जो है लाल कलर का दिखता है, तो इसको जो हम लोग लाल जल के लिए जो है जानते हैं बासुकी ताल को। मंसूर ताल, ये मंसूर झील जो है ये भी टिहरी में खतलिंग हिमनद जो है, खतलिंग ग्लेशियर जो है उसके पास से आता है। अप्सरा ताल जो है ये आचरी ताल के नाम से जाना जाता है, जो कि बूढ़ा केदार के पास टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। भिलंग ताल, ये भी टिहरी गढ़वाल में महत्वपूर्ण एक ताल है। दुग्ध ताल पौड़ी गढ़वाल में जो है दूधा तौली में जो है सिचुएटेड है, वहीं पर जो है दूधा तौली में ताराकुंड ताल भी है। इसके अलावा रूपकुंड, जिसको जो है रहस्यमयी ताल के नाम से भी जानते हैं, ये बेदनी बुग्याल के आगे चमोली जिले में जो है मौजूद है। होमकुंड की बात करें और जो है लोकपाल या हेमकुंड की बात करें तो ये दोनों ही जो है चमोली जिले में है। इसके अलावा सतोपंथ जो है सत्यपद ताल की बात करें तो ये जो है आपका आता है कहाँ पर, दैट इज इन चमोली, त्रिकोण आकार का है। अलकनंदा का जो उद्गम है वो यहीं से माना जाता है। बिरही ताल चमोली में जो है इसे गौना झील भी कहते हैं, और इसमें जो है बिरही नदी जो है यहीं से निकलती है। इसके अलावा बैनी ताल की बात करें तो चमोली में जो है आदि बद्री के पास में बैनी ताल मौजूद है। विष्णु ताल यानी कि चमोली में जो है बद्रीनाथ के समीप जो है एक और ताल पड़ता है जिसका नाम है विष्णु ताल। लिंगा ताल या आचरी ताल जो है ये चमोली में है, फूलों की घाटी के पास में, ठीक है। आचरी ताल देखो एक चमोली में फूलों की घाटी के पास आएगा, और एक अप्सरा ताल या आचरी ताल जो है वो टिहरी गढ़वाल में बूढ़ा केदार के समीप आएगा। तो आंसर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। इसके अलावा जो है सूखा ताल जो है ये चमोली जो है घाट के ऊपर मौजूद है। झल ताल ये जो है सुखताल के ही पास में जो है नजर आएगा आपको। काक भुसुंडी ताल जो है हाथी पर्वत जोशीमठ के पास में है। गोहना ताल गोपेश्वर के पूरब में स्थित है, और इस झील का जो निर्माण था वो 1895 में बिरही गंगा में पहाड़ गिरने से हुआ था, तथा 1970 में ये जो झील थी वो स्वयं टूटकर जो है समाप्त भी हो गई थी। इसके अलावा चमोली में अगर प्रमुख तालों की बात करें तो इसमें गुडियार, आदि मातृका, नरसिंह, मणिभद्र तथा सिद्ध ताल शामिल होते हैं। उत्तर काशी में जो है दूध गंगा हिमनद के पास में जो है नचिकेता ताल, और जो है यहीं पर डोडी ताल जो है उत्तर काशी में षटकोण आकार वाला जो ताल है गंगोरी के निकट में, वो डोडी ताल यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा यदि बात करें तो काना ताल, फाचकंडी ताल, बया ताल, केदार ताल, ठीक है, भराशण ताल, साड़ा ताल, खिड़ा ताल, लामा ताल और जो है देवशाड़ी ताल, ये सारे जो ताल हैं वो लोकेटेड है दैट इज इन उत्तरकाशी। तो एक हमारा जो है क्विक रिवीजन मोड था जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण ताल हैं उनको जो है कंप्लीट किया है। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग दूसरी प्रमुख अहम न्यूज़ की बात करें उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई, तो इसमें आता है पूर्णागिरि जो है धाम में पहले दिन जो है 25,000 श्रद्धालुओं ने जो है यहाँ पर दर्शन किए हैं।
आपको मैं बता दूं कि 26 मार्च को यानी कि कल मंगलवार के दिन माँ पूर्णागिरी धाम जो है यहाँ पर लगने वाला जो मेला है वो जो है इसकी शुरुआत विधिवत रूप से हो चुकी है और कुमाऊं मंडल में जो अभी वहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में आयुक्त के रूप में दीपक रावत जी हैं, इन्होंने जो है इसका जो है शुभारंभ किया है। इस मेले का आयोजन जो है वो 15 जून तक चलेगा और पहले दिन लगभग जो है 25,000 से भी अधिक जो है श्रद्धालुओं ने यहाँ पर जो है कार्य किया है। आपको बता दूं कि पूर्णागिरी जो मेला है यह होली के ठीक अगले दिन जो है शुरू हो जाता है और लगभग जो है 30 से 40 दिनों तक जो है यह चलता है। और इसी के पास में जो है एक जगह पड़ती है ठुली घाट जगह, तो ठुली घाट जो है यहाँ पर जो है इसका उद्घाटन हुआ है पूर्णागिरी मेले का। अब यहाँ पर पूर्णागिरी मेले की बात करें तो ये जो है उत्तराखंड यानी कि टनकपुर जो है इसके पास में लगने वाला एक मेला है जो कि चंपावत के टनकपुर के पास जो है अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित श्री पूर्णागिरी जो मंदिर है यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है चैत्र और अश्विन मास जो है इसकी नवरात्रि में जो है लगभग 30 से लेकर 40 दिनों तक लगने वाला एक मेला है। श्री पूर्णागिरी देवी जी की गणना जो है वो देवी भगवती के 108 सिद्ध पीठों में से एक की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो माँ सती थी उनके जो है नाभि जो है ये नाभि इसी प्रदेश में इसी क्षेत्र में गिरी थी पूर्णागिरी वाले एरिया में और इसीलिए यहाँ पर जो है यहाँ मेला लगाया जाता है। तो ये भी एक हमारी जो है अहम न्यूज़ हो जाती है उत्तराखंड स्टेट को लेकर। एक और अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें तो इसमें आता है गौरा देवी मातृशक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में जो उजागर हुई है। और इसी समय जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो चिपको आंदोलन की जो है 50वीं वर्षगांठ के रूप में जो यहाँ पर जो है स्वर्ण जयंती यानी कि गोल्डन जो एनिवर्सरी मनाई गई है चिपको आंदोलन की, तो इस वजह से जो है ये न्यूज़ चर्चा में रह जाती है। गौरा देवी पर्यावरण एवं सामाजिक विकास समिति जो है चमोली की इसने जोशीमठ में रवि ग्राम जो खेल मैदान है यहाँ पर जो है 2 दिनों के लिए जो है चिपको आंदोलन की याद में एक स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया था। इस आयोजन के दौरान अगर हम लोग बात करें तो जो मुख्य अतिथि के रूप में आई थी वो हंस फाउंडेशन की संस्थापिका जो है माता मंगला जो है उनके द्वारा यहाँ पर वो आई थी और उन्होंने जो है दीप प्रज्वलन के साथ जो है इस गौरा देवी मातृशक्ति को जो है याद करते हुए 2 दिवसीय कार्यक्रम की जो है शुरुआत यहाँ पर की थी। इसके अलावा बात करें तो समारोह में जो है गौरा देवी के सुपुत्र स्वयं जो है चंद्र सिंह जी, इनकी पुत्रवधू मेधुली देवी जी के साथ सहयोगी रह चुकी जो है जूठी देवी और जो है बाली देवी को जो है प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मान किया गया और जो चिपको आंदोलन थी उस चिपको आंदोलन के जो है मूवमेंट को याद किया गया। अब सवाल यह है कि चिपको आंदोलन जो है वो शुरू कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पर्यावरण के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में अगर हम लोग बात करें तो सर्व लोकप्रिय जो आंदोलन है उसमें चिपको आंदोलन की भूमिका रहती है। चिपको आंदोलन की शुरुआत आप सब जानते हैं कि 1972 में जब वनों के अंधाधुंध जो है यहाँ पर कटाई हो रही थी, अवैध कटाई हो रही थी, तो इसको रोकने के खिलाफ में 1974 में जो है चमोली जिले में आप लोगों ने रैणी गांव का नाम सुना है, तो यहाँ पर जो है कोपेश्वर नामक स्थान पर लगभग जो है 23 वर्षीय जो महिला थी यानी कि जो गौरा देवी थी उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इस आंदोलन के तहत जो है वनों की सुरक्षा करना, मैंने जैसे बताया ना चिपको आंदोलन, यहाँ पर हुआ क्या था कि जो रैणी गाँव की महिलाएं थी इन्होंने जो है वनों को काटने से उसको रोकने के लिए जो है क्या कर दिया था, पेड़ों से जो है चिपक गई थी और पेड़ों से चिपक कर जो है इसको जो है बचाने का प्रयास किया था। इसी कारण जो है इसका नाम जो है चिपको आंदोलन भी पड़ा था। हालांकि आप लोग ये भी जानते हैं कि चिपको आंदोलन को उत्तराखंड में जो प्रसिद्धि दिलाने का काम किया है, जो इसको और अधिक जो है अपने शिखर तक पहुंचाने का काम किया है, उसमें पर्यावरणविद जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी और साथ में जो है चंडी प्रसाद भट्ट जी जो है इनकी अहम भूमिका रहती है। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जो है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था और वहीं दूसरी ओर चंडी प्रसाद भट्ट जी ने 1982 में जो है इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। तो जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार चंडी प्रसाद जी को कब मिला, ऐसे सवाल बन जाते हैं, तो इसका जो डेट है वो है 1982। जैसा कि मैंने कहा हम लोग जो है करंट जो इवेंट्स हैं उनके साथ में थोड़ा ट्रेडिशनल पार्ट को जोड़ते हुए चलेंगे, इसीलिए उत्तराखंड के जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे बात करें तिलाड़ी कांड या जिसको रवाई कांड की घटना के नाम से जानते हैं, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी और इस समय जो है जो दयाराम रवाल्टा थे इनके नेतृत्व में जो है ये आंदोलन या ये जो है कांड यहाँ पर शुरू हुआ था। टिहरी रियासत की बात करें तो टिहरी रियासत के अंतर्गत जो है यह कांड हुआ था और इस समय कहानी ये थी कि 30 मई 1930 को जो दीवान चक्रधर जुयाल थे इनके आज्ञा से जो है सेना के द्वारा निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चला दी गई थी, जिसमें सैकड़ों ऐसे किसान थे जो शहीद हो गए थे और आज भी इस क्षेत्र में जो है 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ में जो चक्रधर जुयाल हैं इनको जो है हम लोग कह सकते हैं क्या है, ये टिहरी के या ये गढ़वाल के क्या है, जनरल डायर है। जैसे जनरल डायर ने जो है
निहत्ती भीड़ पर जलियांवाला बाग में जो है मैसेकर किया था, जो हत्याकांड किया था, जस्ट लाइक जो है चक्रधर जुयाल जी का नाम जो है यहाँ पर शामिल होता है किस चीज़ को लेकर, वो होता है टिहरी के या कह लीजिए कि जो गढ़वाल उत्तराखंड है उसके डायर के रूप में, जनरल डायर के रूप में। वहीं दूसरी ओर जैसा हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, चिपको आंदोलन 1972 में वनों के संरक्षण के लिए जो है गौरा देवी ने चमोली राज्य से इसकी जो है चमोली जनपद से इसकी शुरुआत की थी और इसको जो है प्रसिद्धि दिलाने के लिए चंडी प्रसाद भट्ट जी और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने प्रयास किया था। 1972 का जो वन आंदोलन था 1977 के आसपास जो है इसकी शुरुआत हुई थी, राज्य स्तरीय जो है ये एक आंदोलन रहा था और फरवरी 1978 में जो है संभवतः पहली बार उत्तराखंड जो है इसी आंदोलन के दौरान जो है वो बंद करवाया गया था, उत्तराखंड जो है बंद हुआ था। डूंगी पैंतोली जो आंदोलन है 1980 में मथुरा देवी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी चमोली जनपद से और इस समय जो है बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला जो है वापस लेना पड़ा था। जो ओक ट्री है, बांज का जो पेड़ है, उस बांज के पेड़ को जो है कटवाने से जो है रोकने का प्रयास किया था मथुरा देवी जी के साथ उनके सहयोगियों ने। पानी राखो आंदोलन की शुरुआत 1989 में सच्चिदानंद भारती जी के द्वारा की गई थी और ये जो है उफरेखाल गांव जो है पौड़ी गढ़वाल में और जो है पौड़ी गढ़वाल का उफरे खाल जो गांव है यहाँ से इसकी शुरुआत मानी गई है और पानी की कमी को दूर करने के लिए जो है चलाया गया यह एक जो है प्रसिद्ध आंदोलन था। रक्षा सूत्र आंदोलन की बात करें तो 1994 में सुरेश भाई जी के द्वारा भिलंगना यानी कि टिहरी से इसकी शुरुआत की गई थी और वृक्षों को बचाने के लिए वृक्षों पर जो है रक्षा सूत्र बांधकर जो है इनको कटने से बचाने का जो प्रयास किया गया था उसी को रक्षा सूत्र आंदोलन के रूप में जो है जानते हैं। साथ में अगर हम लोग बात करें जल्दी से झपटो छीनो आंदोलन की, तो झपटो छीनो आंदोलन जो है 21 जून 1998 को शुरू हुआ था। गोविंद सिंह रावत जी के द्वारा चमोली जनपद से इसकी शुरुआत की गई थी और यह भी वनों पर जो है परंपरागत हक बहाल करने के लिए तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का जो प्रबंधन है वो ग्रामीणों को सौंपने के संबंध में जो है इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। मैती आंदोलन की शुरुआत अभी मैंने कुछ दिन पहले जो है एक वीडियो और डाली है जिसमें हम लोगों ने जो है बात की है उत्तराखंड के जो सर्वाधिक प्रमुख सम्मान है उसमें से उत्तराखंड जो गौरव सम्मान दिया जाता है वह कल्याण सिंह रावत जी को दिया है और इन्होंने जो है 1995 में, ठीक है इस डेट को करेक्शन करेंगे, 1995-96 में जो है कल्याण सिंह रावत जी ने चमोली जिले से जो है मैती आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत विवाह समारोह के दौरान वर वधु जो है इनके द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है यानी कि पौधों को रोपा जाता है, इसके रूप में जो है इसकी यहाँ पर शुरुआत मानी जाती है। तो ये हमारी दूसरी करंट अफेयर्स की न्यूज में ट्रेडिशनल पार्ट वाला जो हमारा पार्ट था वो जो है कंप्लीट होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि जो S&P कंपनी यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर जो अथॉरिटी है इसके अनुमान के अनुसार जो है भारत का जो वृद्धि दर है, जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 6.8% जो है रहने वाली है और S&P ग्लोबल रेटिंग ने जो है आने वाले वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान जो है 6.8% के आसपास लगाया है। साथ में एजेंसी ने कहा है, ये अमेरिका स्थित एक एजेंसी है, इसका मानना है कि पिछले वर्ष जो है नवंबर में जो भारत था, इस भारत की जो घरेलू मांग के बीच की जो वित्त वर्ष 2024-25 में जो रैंकिंग थी उस रैंकिंग के हिसाब से जो है सुधार हुआ है, क्योंकि पिछली रैंकिंग में जो नवंबर 2023 में दी गई थी उसमें जो है इंडिया की जो ग्रोथ रेट बताई गई थी वो 6.4% के पास बताई गई थी। वहीं चालू वित्त वर्ष में बात करें तो 2023-24 में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.6% की वृद्धि होने का भी इसमें अनुमान लगाया गया था और साथ में S&P जो है इसने एशिया प्रशांत के लिए अपनी जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है इसमें यह कहा है कि जो एशिया है ये एशिया जो है इमर्जिंग मार्केट के रूप में यानी कि उभरते बाजार के रूप में जो है अर्थव्यवस्थाओं के लिए जो है आमतौर पर एक मजबूत वृद्धि करने के लिए जो है अग्रसर हो रहा है। और अगर एशियन मार्केट्स में भी बात करें, जो टॉप मार्केट्स एशियंस में आते हैं उसमें इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जो है ये टॉप में रहते हैं। वहीं जो है एजेंसी का ये भी मानना है कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है इनकी जैसी जो है बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जो है शामिल होने वाला है। जैसे अभी वर्तमान में जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सामने आ रहा है, तो वैसे ही जो है घरेलू खर्च को जो है और जो है कम करने के लिए वहां पर जो है कार्य भारत सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। साथ में लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास क्या है, आप एक बार जाकर जो है उस वीडियो को जरूर चैनल पर जाकर जो है देख लीजिए। फिर भी हम लोग उसके रिवीजन के रूप में अगर क्विक रिवीजन करते हुए चलें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो आर्थिक वृद्धि होती है वह सिर्फ एक मात्रात्मक वृद्धि होती है, एक जो है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव इंक्रीज होता है, मतलब क्वांटिटी जो है उसमें क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। पहले जो है मेरी इनकम अगर 40,000 थी, अब इनकम 50,000 हो गई, तो वो जो 10,000 की क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ है दैट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट द डेवलपमेंट। वाइल द अदर साइड अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक
इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिनोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। ग्रोथ होगा यानी कि क्वालिटेटिव तो होगा लेकिन क्वांटिटेटिव तो होगा लेकिन क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी में भी इंक्रीज होगा। अगर क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी में इंक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में जो है ये शामिल होता है। तो ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपसे बता चुका हूं, आप एक बार जाकर जो है उस वीडियो को डिटेल में जाकर देख सकते हो। वहीं अगर हम लोग अगली प्रमुख न्यूज़ की बात करें तो इसमें जो है आर्थिक जो वृद्धि है, इस आर्थिक वृद्धि के कुछ प्रकारों की भी बात कर लेते हैं। जैसे अब देखो ग्रोथ तो हो रही है लेकिन ग्रोथ के भीतर अगर मैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के डिविजन्स को लेकर चलूं, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है यूएनडीपी ने, तो उनका कहना है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। जैसे रूथलेस ग्रोथ है। रूथलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? निष्ठुर वृद्धि है, मतलब जिसमें आय और संपत्ति के वितरण में जो है असमानता या विषमानता बढ़ती चली जाती है। अर्थात कि वृद्धि का जो लाभ है वो सिर्फ एक ही वर्ग को, जो कि समाज का अमीर वर्ग है, उसको मिलता है, बल्कि बाकी जो है गरीब वर्ग को नहीं मिल पाता। ऐसे जो है ग्रोथ तो हुई है लेकिन सिर्फ एक तबके का, एक वर्ग जो है उसकी ग्रोथ हुई है, तो ऐसी ग्रोथ को हम लोग नाम देंगे ये रूथलेस ग्रोथ है, निष्ठुर ग्रोथ है। और ऐसी ग्रोथ जो है ब्रिटेन जैसे मार्केट्स में देखी जा सकती है। दूसरी आती है फ्यूचरलेस ग्रोथ, यानी कि भविष्यहीन ग्रोथ, मतलब वृद्धि तो हुई है लेकिन ऐसे वृद्धि के चलते हम लोगों ने जो है पर्यावरण को, प्राकृतिक संसाधनों को अति क्षति पहुंचा दी है, नुकसान पहुंचा दिया है। तो ऐसे जो है विकास से जो हमारा जैव विविधता, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जा रही है, ऐसी वृद्धि तो हुई लेकिन ये जो है फ्यूचरलेस ग्रोथ है। मतलब सारे संसाधनों का प्रयोग अगर हम वर्तमान में ही कर लेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए संसाधन की कमी हो जाएगी। तो ये फ्यूचरलेस जो है डेवलपमेंट के रूप में जाना जाएगा। तो ये वृद्धि तो हुई लेकिन ये फ्यूचरलेस वृद्धि है। फ्यूचरलेस वृद्धि, अगर फ्यूचर के लिए वृद्धि करना है तो उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को हमें जो है फॉलो करना पड़ेगा, न बल्कि सारे संसाधनों को जो है अभी खर्च करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए जो है फ्यूचरलेस ग्रोथ आता है। वहीं आता है रूटलेस ग्रोथ। रूटलेस ग्रोथ यानी कि जड़ विहीन जो वृद्धि है, इसमें स्वस्थ सामाजिक जो परंपराएं हैं, सांस्कृतिक जो पक्ष हैं, इनको नष्ट किया जा रहा है और उनके मूल आधार जो है इनको समाप्त किया जा रहा है। तो अगर ऐसी वृद्धि होती है जहां पर सामाजिक परंपराएं, सांस्कृतिक जो हमारे पक्ष हैं वो नष्ट हो रहे हैं, तो ऐसी वृद्धि तो हुई लेकिन वो जड़ विहीन वृद्धि है। और वहीं अंत में बात करें तो एक आती है स्वर विहीन वृद्धि, यानी कि वॉइसलेस ग्रोथ। इस वॉइसलेस ग्रोथ में क्या होता है कि समाज में जो वीकर सेक्शन है, समाज में जो सो कॉल्ड बैकवर्ड जो सेक्शन है, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, इस पिछड़े वर्ग को जो है मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाता, इनको जो है क्या किया जाता है, वृद्धि से नहीं शामिल किया जाता। तो ऐसी वृद्धि जो होती है उस वृद्धि को नाम देते हैं वॉइसलेस ग्रोथ, यानी कि स्वर विहीन वृद्धि। वृद्धि तो हुई है लेकिन जो है वहां पर जो समाज का गरीब, जो समाज का जो है सोशली इकोनॉमिकली जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे विकास को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वॉइसलेस विकास है, जहां पर जो है जनता की वॉइस नहीं सुनी जा रही है। वहीं एक और प्रमुख वन लाइनर न्यूज़ पे बात कर लेते हैं कि जो LIC है, LIC दुनिया की सबसे बड़ी जो है या सबसे मजबूत जो है बीमा ब्रांड के रूप में जो है आई है, ऐसा अभी जो है रिपोर्ट आया है। LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में जो उभरी है और ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस जो है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 जो है, इसकी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार LIC का जो ब्रांड मूल्य है वो लगभग 9.8 अरब डॉलर, लगभग 9.8 अरब डॉलर तक बना हुआ है, जिसने चीन के बीमा ब्रांड के वैश्विक रैंकिंग में जो है दबदबा अभी भी जो है बनाए रखा है। चाइना की बात करें तो वहां पर पिग एंड ब्रांड जो है वो 33.6 अरब डॉलर पे। वहीं जो है चाइना की लाइफ इंश्योरेंस और CPIC और तीसरे और जो है पांचवें स्थान पर लगातार जो है चाइना की ये जो है बीमा कंपनियां बनी हुई है। अगर LIC के इतिहास की बात करें तो भारतीय जो जीवन बीमा निगम है, इसकी शुरुआत भारत में जून 1956 में संसद के द्वारा भारतीय जीवन बीमा अधिनियम, लाइफ इंश्योरेंस जो हमारे पास में क्या है एक्ट है, उसके अंतर्गत की गई थी। और इसके पारित होने के कुछ समय बाद सितंबर 1956 में इसे जो है कॉर्पोरेट फर्म के रूप में जो है कार्य करने को मंजूरी प्रदान की गई थी। LIC अधिनियम जो है जुलाई 1956 से लागू हो गया था और इसने भारत में निजी बीमा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। LIC जो है, LIC ऑफ इंडिया यानी कि लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया जो है, इसका गठन जो है 154 बीमा कंपनियों के तथा 16 विदेशी कंपनियों के और 75 प्राइवेट कंपनियों के जो है मर्जर के साथ में वहां पर हुआ था। तो LIC के गठन की बात करें तो 154 जो है बीमा कंपनियों का जो जीवन बीमा कंपनियां थी, 16 इसमें जो है फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियां और 75 प्राइवेट कंपनियां थी, जिन सबको मिलाकर LIC को जो है बनाया गया था। भारत में सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक जो है LIC संस्थान है, जिसकी संपत्ति का मूल्य
मूल्य लगभग, अगर मैं यहाँ पर वर्तमान में बात करूँ तो ये लगभग है कितना, दैट इज 2,52,09,390 करोड़ रुपए। हालांकि ये डिजिट्स आपको अभी याद करने की अनिवार्यता है नहीं। हाँ, LIC के मुख्यालय की बात करें तो ये मुंबई महाराष्ट्र में जो है सिचुएटेड है। LIC का जो मेन स्लोगन है, जो मुख्य नारा है, वो है योगक्षेम वहाम्यहम्, यानी कि आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। और ये जो है संस्कृत में है और इसको जो है भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक से जो है लिया गया है, योगक्षेम वहाम्यहम्, यानी कि अर्थात जो है आपका कल्याण ही हमारी जो है जिम्मेदारी है। ये LIC का यहाँ पर जो है स्लोगन लाइन है। भारतीय जीवन बीमा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो श्री MR कुमार जी जो हैं, ये वर्तमान अध्यक्ष के रूप में LIC में अभी मौजूद हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और प्रमुख न्यूज़ की ओर, जहाँ पर अमेरिका का जो बाल्टीमोर क्षेत्र है, यहाँ पर अमेरिका के बाल्टीमोर में जो है एक मालवाहक जो जहाज है, यानी कि जो कार्गो शिप है, उसकी टक्कर से क्या हो गया है, जो ऐतिहासिक ब्रिज था जिसकी शुरुआत मान लीजिए कि 1977 में आम लोगों के लिए हो चुकी थी 1977 में, तो उसका जो है हिस्सा यहाँ पर जो है नदी में जो है समा गया है। और समटाइम्स यहाँ से देखो सवाल ऐसे भी बन जाते हैं कि ये जो है किस नदी में जाकर समाया है, तो नदी का नाम है पटाप्स्को। ठीक है, नदी का जो नाम है वो है पटाप्स्को। तो पटाप्स्को जो रिवर है यहाँ पर जो है, ये हम लोग कह सकते हैं कि हादसा हुआ है। और इस हादसे के दौरान अगर हम लोग इस वाहन की बात करें, मालवाहक जो पोत है, इसकी जो बात करें तो भारतीय जो है 22 भारतीय चालक जो दल था उसके द्वारा इसको जो है चलाया जा रहा था। यहाँ पर कहानी ये थी कि जो अमेरिका का मैरीलैंड राज्य है, यहाँ पर बाल्टीमोर में एक मालवाहक पोत की टक्कर के बाद जो जो अमेरिका का प्रमुख जो ब्रिज है जिसका नाम है फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, ये जो है पानी में समा गया है। और हादसे के वक्त अगर बात करें तो कई जो है कारें भी वहाँ पर मौजूद थी जिसके जो है डूबने की वहाँ पर जो है हमें जानकारी मिली है। और बाल्टीमोर के जिस पुल से जो मालवाहक पोत टकराया था उसके चालक दल में लगभग 22 जो है भारतीय नाविक शामिल थे। वहीं इस पुल की बात करें तो ये लगभग 2.6 किलोमीटर तक जो है लंबाई वाला पुल था, 4 लेन का पुल बना हुआ था। और अगर हम लोग प्रति वर्ष बात करें, एनुअली बात करें तो लगभग 1.10 करोड़ के करीब के वाहन जो है यहाँ से गुजरते थे। ये आंकड़े हमें जो है यहाँ पर जानकारी मिलती है। हमारे लिए बस ये अनिवार्य हो जाता है कि बाल्टीमोर का ये जो मतलब कार्गो शिप यहाँ से निकल रहा था, तो ये जो है कहाँ की तरफ जा रहा था, श्रीलंका की तरफ जा रहा था, जहाँ पर जो है इसकी क्रैश होने की या दुर्घटनाग्रस्त होने की जो है हमें जानकारी मिली। इससे पहले भी आंकड़े के अनुसार 1960 से 2015 तक दुनिया भर में कम से कम 35 ऐसे बड़े पुल हैं, 35 ऐसे जो है ब्रिजेस हैं जिनको ऐसे टकराव के कारण जो है डिस्ट्रॉय हुए हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो पॉप का जो है फेरी ब्रिज जो था 2009 में 20 मार्च को ये टूट गया था। यहाँ पर जो क्वीन इसाबेला कोजेवे ब्रिज है वो भी 2001 में जो है इसी तरीके से जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया था। तो कुछ मतलब पुराने अगर हम लोग बात करें तो लगातार जो है 1960 से 2015 तक 35 पुल जो है इसमें जो है ढह गए थे, इसमें जो है समा गए थे। तो ये न्यूज़ जो है इस तरीके से चर्चा का विषय बन जाती है। हम लोगों ने बात की है बाल्टीमोर के बारे में। बाल्टीमोर है तो जो बाल्टीमोर है, ये बाल्टीमोर जो है ये जगह हम मैरीलैंड जो जगह पड़ती है इसके पास में जो है लोकेटेड है और यहीं पर जो है ये दुर्घटना यहाँ पर हुई है। तो इस तरीके से इसको भी याद रखा जा सकेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और प्रमुख न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में अफस्पा को हटाई जाने की मांग चल रही है। गाइस थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो अफस्पा है, ये अफस्पा वास्तव में होता क्या है। अफस्पा का मतलब है यहाँ पर दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट, यानी कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम है जिसको अब रद्द करने का जो है सरकार विचार कर रही है। और अफस्पा अधिनियम के भीतर होता क्या है, ऐसे प्रदेश जहां पर इंसर्जेंसी ज़्यादा है, जहां पर अराजकताएं ज़्यादा हैं, वैसे प्रदेशों में जो है कुछ स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस को वहाँ पर जो है तैनात किया जाता है, जिनके पास में ये राइट्स दिए जाते हैं कि आपके पास में शूट एंड साइट के ऑर्डर है। मात्र संदेह होने पर आप जो है किसी की भी तलाशी कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जो है बिना वारंट के आप जो है प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे शक्तियों के साथ में जो है भारत देश के भीतर अफस्पा कानून जो है अफस्पा कानून लाया गया था। अफस्पा सशस्त्र बलों को एक व्यापक शक्ति देता है जिसके लिए जैसे कानून का उल्लंघन करने वाले या हथियार और गोला बारूद ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गोली चलाने के आदेश, शूट एंड साइट की जैसे मैंने बात की है, यहां तक कि जो है मौत का कारण बनने के लिए जो है अनुमानित उसको करता है या अनुमति उसको देता है। उचित संदेह होने के आधार पर आप बिना किसी वारंट के व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी कर सकते हो और बिना किसी वारंट के परिसर की जो है तलाशी भी कर सकते हो। ऐसी जो है शक्ति प्रदान करता है अफस्पा एक्ट, जिसके लिए जो है ये चर्चा में बना हुआ था।
इसके अतिरिक्त बात करें तो ब्रिटिश जो औपनिवेशिक सरकार थी, इसने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए जो है 15 अगस्त वर्ष 1942 को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अध्यादेश जो है जारी किया था। वहीं से अफस्पा की जो है रूट हम लोग कह सकते हैं कि भारत देश में आई थी, और ये 4 अध्यादेशों की जो है नींव थी, जिसमें जो है विभाजन से प्रेरित होकर आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए 1947 में लागू किए गए असम अशांत क्षेत्रों के लिए एक अध्यादेश के रूप में जो है शामिल किया गया था। सशस्त्र बल जो है वो असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम 1958 ने नागा हिल्स और आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह से निपटने के लिए जो है असम अशांत क्षेत्र अधिनियम 1955 का पालन करते हुए लागू किया था, और व्यापक अनुप्रयोग के लिए जो है अधिनियम को अफस्पा के द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया था, और जम्मू और कश्मीर के लिए जो है विशेष रूप से एक समान अधिनियम 1990 जो है इसके तहत जो है अफस्पा कानून को जो है लागू किया गया था। और न्यूज़ के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो अभी अमित शाह जी का मानना यह है कि सरकार जो है प्लान कर रही है कि सरकार प्लान करे कि जो जम्मू कश्मीर में अफस्पा कानून है उसको जो है जल्द ही क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, अफस्पा कानून को जो है वापस ले लिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के अंतिम टॉपिक पर, जिसमें आप जानते हैं कि उत्तराखंड में लोकसभा के लिए चुनाव की दौड़ जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और इसी दौड़ में जो है टिहरी गढ़वाल से, टिहरी क्षेत्र से जो सीट पर अभी राज्य लक्ष्मी शाह जी हैं, तो उनके अगर हम लोग थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति की बात करें तो टिहरी सीट में 8 बार जो है संसद बन चुके मानवेंद्र शाह जी हैं। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग इतिहास की बात कर लेते हैं। टिहरी गढ़वाल जो है संसदीय सीट पर निर्वाचन का अपना एक अलग इतिहास बनाए हुए है। इसी सीट पर एक बार जो है निर्विरोध, अच्छा ये सवाल भी बनता है कि टिहरी सीट से जो है निर्विरोध कौन थे, और यहाँ पर एकमात्र जो निर्विरोध सीट से थे वो कौन से थे, तो वो जो है मानवेंद्र शाह जी है। और 8 बार जो है संसद तक पहुंचने की उपलब्धि जो है टिहरी रियासत के अंतरिम शासक मानवेंद्र शाह जी के नाम पर दर्ज थी, जो कि टिहरी के अंतिम शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। मानवेंद्र शाह ने अभी तक कुल 9 बार, 9 में से कैसे एक जो है निर्विरोध और 8 बार जो है चुनाव को जीतकर, जिसमें बात करें तो कांग्रेस की ओर से 1957 में, 1962 में और 1967 में जो है कांग्रेस की तरफ से इन्होंने जीत दर्ज की थी। वहीं 1991 में एक और जीत इन्होंने दर्ज की थी, जिस समय जो है भाजपा की ओर से ये लड़े थे, और इसके बाद कालांतर में 1996 में, 1998 में, 1999 में एंड वर्ष 2004 में जो है यहाँ पर भी जो है ये भाजपा की ओर से लड़े थे। यानी कि 4 और 4 8 बार जो है ये सांसद के रूप में जो है टिहरी गढ़वाल की सीट जो है, टिहरी सीट से जो है सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें तो जिस समय ये 1971 का चुनाव लड़े थे, तो 1971 के चुनाव के समय मानवेंद्र शाह जो है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिपूर्णानंद जी से जो है, परिपूर्णानंद पैनुली जी से जो है इनकी हार भी हुई थी, तो यहाँ पर जो है हार का सामना भी इनको करना पड़ा था। तो खैर आज के लिए जो हमारा करंट अफेयर्स के सेगमेंट का जो विस्तार में चर्चा थी वो यहाँ पर समाप्त हुई थी, और साथ में हर करंट न्यूज़ के साथ में हम लोग जो है ट्रेडिशनल पार्ट को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये सीरीज समझ में आ रही है, और अगर आपको सीरीज समझ में आती है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके गाइस शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल से अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ट्राइंग।